नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। कई राज्यों में कोरोना काफी तेजी के साथ फैल रहा है। वहीं इसी बीच सरकार 6 से 12 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू करने जा रही है। दूसरे में बात करेंगे जेब ढीली कर दी महंगाई पर। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल के दामों में जितनी वृद्धि होती है उससे कई गुना ज्यादा दाम दूसरी चीजों के बढ़ जाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश की राजनीति की। दिग्विजय सिंह आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिस पर राजनीति शुरू हो जाती है और खलबली मच जाती है। अब दिग्विजय कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को पैसे देकर बीजेपी ही पत्थरबाजी करवाते हैं। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश और बीजेपी की, जहां बीजेपी और संघ की अहम बैठक गुरुवार को दिल्ली में होने वाली है, जहां मिशन 2023 का एजेंडा तय होगा। देश में एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना केसेस में 95% तक की वृद्धि देखने को मिली। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज दिल्ली एनसीआर में पाए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कुल मिले कोरोना केसेस में से 2/3 दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। देश के 12 राज्यों में कोरोना केसेस में वृद्धि दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की चौथी लहर की आशंका से इन आंकड़ों के आधार पर तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमें ऐसे में हम आपको बताएंगे कि देश के किन राज्यों में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 से भी ज्यादा है। देश में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। देश के 12 राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी। लगातार 2 हफ्ते से देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश में 2 हफ्ते में ऐसे बड़े केस। 11 अप्रैल को कोरोना के 861 केस सामने आए। 12 अप्रैल को कोरोना के 796 केस मिले। 13 अप्रैल को 1088 केस सामने आए। 14 अप्रैल को 1007 लोग पॉजिटिव मिले। 15 अप्रैल को 949 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 16 अप्रैल को 975 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 17 अप्रैल को कोरोना के 1150 केस सामने आए। 18 अप्रैल को 2183 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 19 अप्रैल को 1247 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 20 अप्रैल को 2067 केस सामने आए। 21 अप्रैल को 2380 लोगों में कोरोना पाया गया। 22 अप्रैल को कोरोना के 2451 केस सामने आए। 23 अप्रैल को 2527 केस मिले। 24 अप्रैल को 2593 कोरोना के केस मिले। 25 अप्रैल को 2541 कोरोना के मरीज मिले। 26 अप्रैल को कोरोना के 2927 मरीज मिले। आइए अब जानते हैं देश के किन राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में बढ़ रहे केस। देश के 12 राज्यों में कोरोना केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 95% ज्यादा मामले मिले हैं। देश में 18 से 24 अप्रैल के बीच कोरोना के 15,700 नए मरीज मिले हैं, जबकि पिछले हफ्ते कोरोना के 8,050 केस ही आए थे। देश में लगातार 11 हफ्तों तक केसों में कमी आई थी। यह दूसरा हफ्ता है जब कोरोना केस बढ़े हैं। देश में एक्टिव केस पिछले रविवार को 11,500 थे, जो अब बढ़कर 16,300 से अधिक हो गए हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना केस तो बढ़े, लेकिन मौतों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। इस हफ्ते दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले। इनमें बड़ा हिस्सा एनसीआर का है। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पिछले हफ्ते भी कोरोना केस बढ़े थे। इस हफ्ते 9 अन्य राज्यों केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान और पंजाब में कोरोना केस बढ़े। दिल्ली में इस हफ्ते कोरोना के 6,336 नए मरीज मिले हैं, जो कि पिछले हफ्ते मिले 2,307 मरीजों से 2.7 गुना ज्यादा हैं। हरियाणा में 2,296 और यूपी में 1,278 केस सामने आए, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 2 गुना ज्यादा हैं। इस हफ्ते देश में आए कुल कोरोना केस में से 2/3 केस सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और यूपी में मिले हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि देश के कितने जिलों में कोरोना की वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। देश के कुल 734 जिलों में से 34 ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। 18 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से भी ज्यादा है।
पॉजिटिविटी रेट को पहले सरल भाषा में जान लेते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में 100 लोगों का टेस्ट हुआ और 20 एक्टिव केस निकले तो मतलब पॉजिटिविटी रेट 20% हुआ। आमतौर पर पॉजिटिविटी रेट 4 से 5% तक हो तो स्थिति नियंत्रित मानी जाती है, लेकिन WHO कहता है कि अगर यह 5% से ज्यादा है तो स्थिति बेकाबू हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 13 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। मिजोरम के 9 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। दिल्ली के 5 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कोरोना केस बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। देखा जाए तो देश में पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी केस बढ़ने की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह मुख्य रूप से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की वजह से है या फिर दूसरी खुराक लेने के 9 महीने बीत जाने पर इम्यूनिटी में गिरावट की वजह से है। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों के पीछे ओमिक्रॉन के 9 सब वेरिएंट मुख्य वजह हैं। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन के BA.2 12.1 समेत 9 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। देश में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आई थी। आवर वर्ल्ड इन डाटा के मुताबिक अप्रैल तक देश में नए कोरोना केसेस में से 100% के लिए ओमिक्रॉन जिम्मेदार था। पिछले कुछ महीनों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन भारत समेत पूरी दुनिया में तेजी से फैला है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया में सामने आए कुल कोरोना केसेस में से करीब 94% के लिए BA.2 ही जिम्मेदार था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में अभी BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन ही डोमिनेंट वेरिएंट है और अधिकतर नए केसेस के लिए जिम्मेदार है। अब एक बात सबके जहन में दौड़ रही है कि क्या कोरोना के बढ़ते केस चौथी लहर के आने का संकेत हैं? आइए अब इस सवाल का हल भी जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR में महामारी विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर ललित कांत कहते हैं कि जैसे ही लोग मास्क लगाना छोड़ देते हैं, कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगते हैं। ऐसे में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा, लेकिन जरूरी यह है कि इससे मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी न हो, अस्पतालों में मरीजों की भर्ती होने की दर बहुत कम हो। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर लोगों को तेज बुखार, खांसी, जुकाम और गले में खराश हो रही है और 3 से 5 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर शलभ ने चौथी लहर को लेकर कहा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि केसेस का बढ़ना चौथी लहर का संकेत है। महामारी विशेषज्ञ ने कहा कि चौथी लहर का संकेत नहीं है। केसेस बढ़ते घटते रहेंगे, लेकिन अभी नई लहर की आशंका नहीं है। IIT कानपुर की स्टडी में देश में चौथी लहर 22 जून तक सामने आने का अनुमान है। चौथी लहर 4 महीने तक रह सकती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही सबसे अच्छा उपाय है, यानी मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, वैक्सीनेशन करवाना ही कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामले में संक्रमण बच्चों में भी देखा जा रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। इसके अलावा 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए जाइकोव डी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपके लिए वैक्सीन से जुड़ी जरूरी जानकारियां जानना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन? 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और 12 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जाइकोव डी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। महामारी विशेषज्ञ के मुताबिक अब तक जितनी भी कोरोना की वैक्सीन आई हैं और जो लग रही हैं, उन सब के इमरजेंसी इस्तेमाल को ही मंजूरी दी गई है। महामारी के दौरान ऐसी किसी भी वैक्सीन को फुल ऑथराइजेशन नहीं मिलती, ताकि ये सारी वैक्सीन एक्सेलरेट प्रोसेस से बनी है, इसलिए इमरजेंसी यूज टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। 6 से 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी यह समझने की जरूरत है कि अभी वैक्सीन को सिर्फ मंजूरी दी गई है। जब तक सरकार अनुमति नहीं देती, तब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अनुमति देते वक्त सरकार ही यह फैसला करेगी कि सारे बच्चों को वैक्सीन लगेगी या सिर्फ उन बच्चों को जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अब जानते हैं बच्चों को वैक्सीन कब और कहां लगाई जाएगी।
बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं? अगर है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? बच्चों को वैक्सीन कब और कहां लगाई जाएगी? 6 से 12 साल तक के बच्चों को कब और कहां वैक्सीन लगाई जाएगी? इस बात की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल 12 से 14 साल तक के बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। 15 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। इस उम्र के बच्चों को स्लॉट बुकिंग के हिसाब से नजदीक के सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा सकती है। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? जी हाँ, अगर आपके घर में 12 से 14 साल के बच्चे हैं तो उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए आपको सबसे पहले कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 12 से 14 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कोविन ऐप ओपन करें। ऊपर दिए गए रजिस्टर, साइन इन, लॉगिन के ऑप्शन पर जाएं। अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें। अब मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालें। अपने एरिया का पिन कोड डालें। आपकी नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट खुल जाएगी। अब बच्चे की डिटेल मांगी जाएगी। इसमें नाम और उम्र टाइप कर दें। बच्चों की ID के तौर पर आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आधार ना हो तो स्कूल ID कार्ड की डिटेल ही डाल दें। लास्ट में अपने हिसाब से डेट और टाइम चुनें और स्लॉट बुक कर लें। स्लॉट बुक होने के बाद मोबाइल पर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि बच्चों को कितने अंतराल में वैक्सीन लगेगी, कितने दिनों के अंतर में लगेगी वैक्सीन। कार्बोवैक्स की 2 डोज लगेंगी। दोनों डोज के बीच 28 दिन का गैप होगा। कोवैक्सीन की भी 2 डोज लगेंगी। दोनों में 28 से 40 दिन का गैप होगा। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन वैसे तो 3 डोज की वैक्सीन है। पहले के 28 दिन बाद दूसरी और दूसरे के 56 दिन बाद तीसरी वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि बच्चों को इसकी सिर्फ 2 डोज दी जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि अब तक कितने बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं। 12 करोड़ 66 लाख बच्चे हो चुके हैं वैक्सीनेट। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत 3 जनवरी साल 2022 से हुई थी। शुरुआत के दिनों में 15 से 17 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जा रही थी। 16 मार्च से 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन की 2 करोड़ 7 लाख पहली डोज और 37 लाख दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन की 5 करोड़ 82 लाख पहली डोज और 4 करोड़ 15 लाख दूसरी डोज दी जा चुकी है। मतलब साफ है कि कोरोना से लड़ने का एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन है। बच्चों को सुरक्षा कवच देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है, उसके हिसाब से वैक्सीन बहुत अहम साबित हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पिछले 1 दशक में महंगाई बेतहाशा रूप से बढ़ रही है। महंगाई का सूचकांक पेट्रोलियम के दाम के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेट्रोलियम में जितनी वृद्धि होती है, दूसरी चीजों के दामों में उससे कई गुना ज्यादा हो जाती है। जुलाई 2008 में कच्चे तेल की कीमतें $147 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। उसके बाद साल 2009 और 2010 में मुद्रास्फीति दोहरे अंक को पार कर गई। 2008 और 2013 के बीच दुनिया भर में तेल और धातु की कीमतों में वृद्धि हुई और इस दौरान भी मुद्रास्फीति औसत 10.1% प्रति वर्ष रही। 2014 के बाद आर्थिक मंदी के कारण मुद्रास्फीति का स्तर नीचे था। 2016-17 में नोटबंदी और GST जैसे उपाय को लागू किया गया और इससे बाजार में बदलाव आना शुरू हुआ। महंगाई बढ़ने लगी और 2020 के बाद कोरोना महामारी के कारण महंगाई दर बढ़कर 6.6% को पार कर गई। आज हर वस्तु महंगी हो चुकी है। महंगाई पर देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम तो केवल 31% महंगा हुआ है, लेकिन बाकी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। सरसों का तेल 10 वर्ष में 86% महंगा हो चुका है। वर्ष 2012 में 107 रुपए लीटर मिलने वाला सरसों का तेल अब 190 से 200 रुपए लीटर मिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सनफ्लावर तेल की कीमत 1 महीने के भीतर 20 से 30% बढ़ चुकी है। नवंबर और दिसंबर 2013 के दौरान वनस्पति तेलों का कुल आयात 2.01 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जो 25% की वृद्धि थी। वर्ष 2022 में यह वृद्धि 40% हो चुकी है, लेकिन दाम दोगुने हो चुके हैं। चौतरफा बढ़ी है महंगाई। खाद्य तेल के दाम 86% बढ़े।
सबसे ज्यादा सरसों का तेल महंगा हुआ। सनफ्लावर तेल के दाम दोगुने हुए। तेल के आयात में 40% की वृद्धि हुई। दूध 57% महंगा। भारत में 15 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, लेकिन 30 करोड़ लीटर दूध बेचा जाता है। 15 करोड़ लीटर दूध पाउडर से बनता है। इसमें से कुछ नकली भी होता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही दूध की डिमांड भी बढ़ी है। सब्जियों से ज्यादा दूध की मांग है। एक दशक के दौरान दूध 57% महंगा हो चुका है। 2012 में 38 रुपए में 1 लीटर दूध मिलता था, अब 60 से 70 रुपए में मिल रहा है। पनीर की कीमत 2012 में 170 रुपए किलो थी, जो 300 रुपए किलो पहुंच गई है। घी के दाम 38% बढ़ गए हैं। दूध के दाम 57% बढ़े। पनीर के दाम दोगुने हुए। घी के दाम 38% बढ़े। सारे मिल्क प्रोडक्ट 40% तक बढ़े। मक्खन और चीज भी महंगा हुआ। सभी तरह के अनाजों की कीमत बढ़ी। दाल चावल से लेकर सभी तरह के अनाजों की कीमत बढ़ गई है। गेहूं वर्ष 2012 में 1200 रुपए क्विंटल मिल जाता था, आज गेहूं का दाम 2600 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। दाल 70 से 80 रुपए प्रति किलो मिल जाती थी, जो अब 120 से 140 की रेंज में है। दाल के दामों में 32% की वृद्धि हो चुकी है। तुअर की दाल 48 और मूंग की दाल 32% महंगी हुई है। अच्छी क्वालिटी का चावल 42% तक महंगा हो चुका है। राजमा, मूंगफली, चने के दाम में 35 से लेकर 60% की बढ़ोतरी देखी गई है। सब्जियां भी महंगी हुई हैं। प्याज 68% और बैंगन 56% तक महंगा हुआ है। हरी सब्जी 43% महंगी हो चुकी है। मांसाहारी पदार्थों के दाम भी बढ़ गए हैं। चिकन वर्ष 2012 में 105 में 1 किलो मिलता था, अब 200 से 250 रुपए किलो मिल रहा है। मछली की कीमत 56% बढ़ चुकी है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े। तुअर की दाल 48, मूंग की दाल 32% महंगी हुई। राजमा, मूंगफली, चने के दाम बढ़े। अनाज की कीमतों में 35 से लेकर 60% की वृद्धि। गेहूं के दाम दोगुने हुए। 236 वस्तुओं के दाम बढ़े। जीवन से जुड़ी हर वस्तु की कीमत बढ़ रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार 299 वस्तुओं में से 236 वस्तु के दाम पेट्रोलियम से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यह वृद्धि एक दशक में दर्ज की गई है। कुछ दवाओं के दाम में 200 से लेकर 300% तक की वृद्धि हुई है। मिनरल वाटर की कीमत दोगुनी हो गई है। कोल्ड ड्रिंक से लेकर शीतल पेय महंगे हो चुके हैं। होटलों में ब्रेकफास्ट महंगा हो गया है। जीवन से जुड़ी हर वस्तु महंगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उछाल। 299 में से 236 वस्तुओं के दाम पेट्रोल से ज्यादा बढ़े। कुछ दवाएं 200 से 300% तक महंगी हुई। मिनरल वाटर की कीमत दोगुनी हुई। सेवाओं का दाम भी बढ़ गया। सेवाओं का दाम भी बढ़ गया है। नर्सिंग होम्स के चार्ज में 72% की बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टरों की फीस 63% तक बढ़ गई है। बच्चों की स्कूल फीस 51% तक बढ़ चुकी है। किताब कॉपियों का खर्चा 43% तक बढ़ गया है। रेलवे से लेकर हवाई सेवाओं के दाम में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। नर्सिंग होम्स का चार्ज 72% तक बढ़ा। डॉक्टरों की फीस 63% तक बढ़ी। बच्चों की स्कूल फीस 51% ज्यादा हुई। किताब कॉपियों का खर्च 44% तक बढ़ा। हवाई और रेल यात्रा 47% बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। टीवी 57 और वॉशिंग मशीन 35% महंगे हो चुके हैं। महंगाई को पेट्रोलियम से जोड़ा जाता है, लेकिन पेट्रोल के दाम में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहा। आज पेट्रोल के दाम सर्वोच्च स्तर पर हैं, लेकिन दूसरे सामानों के मुकाबले पेट्रोल के दाम में कम वृद्धि हुई है। पेट्रोल के दाम 10% बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी वस्तुओं के दाम 15% बढ़ जाते हैं। इसलिए महंगाई केवल पेट्रोल में नहीं है, बल्कि दूसरी चीजों में भी बढ़ रही है, और यह वृद्धि पेट्रोल की अपेक्षा ज्यादा है। अब बात मध्य प्रदेश की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि गरीब मुसलमानों को पैसे देकर बीजेपी पथराव करवाती है। पहले सबूत न होने की बात कहने वाले दिग्विजय ने बयान पर बवाल मचने पर अपने ही एक समर्थक की फेसबुक वॉल को सामने रखा और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
इस पर बीजेपी अब उन पर हमलावर हो गई। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय ने पहली बार स्वीकार तो किया कि पत्थर कहां से आते हैं, लेकिन उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वे पूरी कौम को बदनाम करे। तो कांग्रेस अपने ही नेता के बयान को उनकी राय बताकर किनारा कर रही है। दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस को असहज कर देते हैं। उनके बयान गेम चेंजर भी साबित होते हैं। मंगलवार को नीमच में दिग्विजय सिंह ने फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी सत्यता की जांच करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो केवल ये बता रहे हैं कि उन तक ऐसी सूचना आई है। विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस नेता पंकज तिवारी का जिक्र किया और कहा कि तिवारी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था, जिसकी जाँच होना चाहिए। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको। दिग्विजय सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने पहले तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कौम को खुश करने के लिए पुलिस पर सवाल उठाए, फिर न्यायपालिका पर सवाल उठाए और अब उस कौम को ही बिकाऊ बता दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पहली बार दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया कि पत्थर कहां से आते हैं, लेकिन उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि वह पूरी कौम को बदनाम करें। पूरी कौम को इस पवित्र माह में बदनाम करना अच्छा नहीं है। कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह का बयान सोशल मीडिया पर देखा है। दिग्विजय ने आरोप लगाया है तो जरूर कोई तथ्य होंगे। सलूजा ने कहा कि दिग्विजय का बयान निजी है। क्योंकि उनका ये बयान पूरी तरह से हमने सुना नहीं, सोशल मीडिया पे जरूर देखा। जब तक उसको पूरी तरह से सुन नहीं लें, उनसे तथ्यों पर बात नहीं कर लें, उनसे इस बारे में चर्चा नहीं कर लें कि किस तथ्यों पे, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान कहा है, जब तक कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि दिग्विजय सिंह जी जो भी बयान देते हैं तथ्य और प्रमाण के आधार पर देते हैं। यह भी उन्होंने कहा होगा तो तथ्य और प्रमाण के आधार पर कहा होगा, लेकिन उनका निजी विचार है। कांग्रेस पार्टी कभी भी दंगाई को धर्म में नहीं बांटती। नीमच कांग्रेस के जिला सचिव पंकज तिवारी ने दिग्विजय के बयान से सहमति जताई। तिवारी ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह भाजपा की साजिश है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, इसलिए गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं। तिवारी ने कहा कि वह 2016 से ये मुद्दा उठाते रहे हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी द्वारा जो ये संदेह प्रकट किया गया है या जो मामला सवाल उठाया गया है, इस मामले को मेरे द्वारा 2016-17 से आज दिनांक 2022 तक निरंतर उठाता आया हूं कि चूँकि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट की खेती करती है और सत्ता हथियाती है, और ऐसा ही वो आज से नहीं, आज़ादी के समय से करते आए हैं और आज तक करते आए हैं। 23 और 24 का चुनाव माथे पर है और अब भाजपा की सरकारों के पास, मोदी सरकार के पास, शिवराज जी के पास अब विकास और अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर के कोई जवाब नहीं है जनता को देने के लिए। तो अब ये हिंदू मुसलमान के लिए आ गए और इसके लिए ये मुस्लिमों के बेरोजगार बच्चों को, गरीब लोगों को, छोटे बच्चों को ये ठेका देते हैं, सुपारी देते हैं और पत्थर फेंकवाते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान ने कांग्रेस को फिर असहज परिस्थिति में डाल दिया है। वर्ष 2023 के चुनाव से पहले इस तरह के बयान कांग्रेस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन दिग्विजय के तेवर को देखकर लगता नहीं कि वह अपने अंदाज को बदलेंगे। दिग्विजय की बयानबाजी पर कमलनाथ भी नाराजगी दिखा चुके हैं। उसके बाद सोनिया गांधी ने दिग्विजय को बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी, लेकिन दिग्विजय अपनी स्टाइल में ही काम करने वाले नेता हैं। देखना है उनके बयान का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। खास खबर, खास नजर में आज इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।